साल के आखिरी महीने की वो रात। तिमिरपुर गांव ने शायद दशकों से ऐसी ठंड नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव की मुख्य सड़क के कोने पर गजाधर काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे के बीच दुकान की धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अलाव ही एकमात्र सहारा था। आग के पास दो पुराने दोस्त बैठे थे, रमेश और माधव। उफ, माधव भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कंपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो रमेश, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है, जब पेड़ों के पत्ते तक ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो बस एक बहाना है बेटो, असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छिपा है। इंसान प्रकृति के सामने तो बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं काका? क्या कोई पुरानी बात याद आ गई? आज की ये धुंध, ये बर्फीली हवा मुझे 20 साल पुरानी उस खौफनाक रात की याद दिला रही है। वो घटना रतनपुर गांव की है। गजाधर काका की आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। रमेश और माधव अब आग तापने से ज्यादा उनकी बात सुनने में दिलचस्पी लेने लगे। उस साल रतनपुर के सरकारी स्कूल में एक नए मास्टर जी आए थे, प्रभाकर शास्त्री। शहर के पढ़े लिखे इंसान भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। उनके आने के दूसरे दिन ही ऐसी ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई। एक शाम स्कूल का काम खत्म करते करते उन्हें देर हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और कोहरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे। हे भगवान, कितनी ठंड है। काश एक मोटा कंबल साथ ले आता, रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तब पीछे से एक भारी आवाज आई। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शिवचरण बाबा थे। मास्टर जी, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले कहां जा रहे हो? अरे बाबा, आप डरा ही दिया आपने। बस घर जा रहा था, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। अकेले जाना ठीक नहीं है बेटा। चलो, मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूं। दोनों चलने लगे। रास्ते में एक बहुत बड़ा बंजर खेत था, जिसे गांव वाले अभागा खेत कहते थे। तभी प्रभाकर की नजर खेत के बीचों बीच खड़ी एक काली आकृति पर पड़ी। बाबा, वो देखिए, इतनी रात को उस बर्फीले खेत में कौन खड़ा है? क्या वो कोई किसान है? उधर मत देखो मास्टर जी, अपनी नजरें नीची करो और तेज चलो। वो कोई इंसान नहीं है। अगले दिन प्रभाकर अकेले लौट रहे थे। उनके मन में अजिज्ञासा थी। जैसे ही वो उस खेत के पास पहुंचे, अचानक हवा का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। उनका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। तभी वही काली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जमीन, मेरी फसल किसने बर्बाद की? आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए। तुम सब एक जैसे हो, लालची। मेरी जान ले ली और अब मेरी जमीन छीनने आए हो। प्रभाकर जान बचाकर भागे और सीधे शिवचरण बाबा के घर जाकर गिरे। जब होश आया तो बाबा ने उन्हें उस रूह की हकीकत बताई। मास्टर जी, जैसे आपने देखा, वो नेमसिंह था। 20 साल पहले वो इस गांव का सबसे सीधा किसान था। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की जमीन पर बटाई करता था। नेमसिंह की बेटी बहुत बीमार थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सरकार, मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। बिटिया अस्पताल में दम तोड़ रही है। भाग यहां से, अभी कोई पैसा नहीं है। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। अगले दिन ठाकुर की फसल किसी ने उजाड़ दी। ठाकुर को शक हुआ कि ये नेमसिंह का बदला है। उसने अपने लठैतों से नेमसिंह को उसी खेत में इतना पिटवाया कि उसकी जान चली गई। मरते वक्त नेमसिंह के मुंह से बस यही निकला था, मेरी जमीन के पास जो आएगा वो बचेगा नहीं।
फिर क्या हुआ काका? क्या उस ठाकुर को सजा मिली? सजा तो मिलनी ही थी बेटा। नेमसिंह की मौत के बाद उस खेत में कभी फसल नहीं उगी। ठाकुर पागल हो गया। उसे हर जगह नेमसिंह का साया दिखता। अंत में उसी के सगे बेटे ने जायदाद के लालच में ठाकुर को जहर देकर मार दिया। जिस जमीन के लिए ठाकुर ने खून बहाया था, वही जमीन उसके खानदान के खात्मे का कारण बनी। और वो फसल किसने उजाड़ी थी? क्या वो सच में नेमसिंह ने उजाड़ी थी? नहीं, असल में गांव के कुछ दूसरे लोग जो ठाकुर से तंग थे, उन्होंने फसल खराब की थी। पर बलि चढ़ा बेगुनाह नेमसिंह, इसीलिए उसकी रूह आज भी उस कोहरे में इंसाफ ढूंढती है। दुकान के बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। गजाधर काका चुप हो गए। रमेश और माधव ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें ठंड के साथ साथ एक अनजाना डर भी महसूस हो रहा था। गजाधर काका की कहानी खत्म होते ही सन्नाटा और गहरा गया था। आग की लपटें अब राख में बदल रही थीं। रमेश और माधव के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भैया अब उठो, रात के 2 बज रहे हैं। कोहरा इतना है कि रास्ता भी नहीं दिखेगा, संभल कर जाना। काका, आपकी कहानी ने तो खून जमा दिया। माधव, चलो जल्दी, घर पहुंचते पहुंचते न जाने क्या देखना पड़ जाए। अरे डरो मत रमेश, वो कहानी रतनपुर की थी, हमारे गांव की नहीं। चलो। दोनों दोस्त दुकान से निकलकर कच्ची पगडंडी पर चलने लगे। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। माधव, सुना तुमने? कोई रो रहा है। चुप कर, हवा की आवाज होगी, तेज चल। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोने की आवाज साफ होने लगी। पगडंडी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां एक औरत फटे पुराने कपड़ों पे ज़मीन में बैठी अपना चेहरा घुटनों में छिपाए सिसक रही थी। माधव देखो, इतनी ठंड में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये भी किसी मुसीबत में तो नहीं? रमेश, काका ने कहा था कि कोहरे में जो दिखे उस पर यकीन मत करना, चुपचाप निकल चलो। भैया, क्या मुझे गांव के आखिरी छोर तक छोड़ दोगे? मेरे पैर जम गए हैं, मैं चल नहीं पा रही। उस स्त्री का चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। रमेश का दिल पसीज गया, लेकिन माधव को कुछ गलत लग रहा था। माफ करना बहन, हम खुद बड़ी मुश्किल में हैं। तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि वो औरत जवाब देती, पीछे से एक भारी आवाज आई। छोड़ दो इसे, ये यही की है। दोनों पीछे मुड़े एक लंबा आदमी, जिसने सर से पांव तक खड़ा था। आप कौन हैं? मैं इस रास्ते का रखवाला हूँ। तुम दोनों यहाँ क्यों रुके? क्या गजाधर ने तुम्हें नीम सिंह की कहानी नहीं सुनाई? जो इस रास्ते पर रुकता है वो हमेशा के लिए यही का होकर रह जाता है। भागो रमेश, ये इंसान नहीं है। रमेश और माधव पागलों की तरह भागने लगे। कोहरे की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। भागते भागते अचानक माधव का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। आह रमेश, मेरा पैर, मुझे छोड़कर मत जाओ। रमेश पीछे मुड़ा माधव को उठाने के लिए, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। जिस औरत को उन्होंने पेड़ के नीचे देखा था, वो अब माधव के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे और वो काला कंबल वाला आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ठाकुर भानु प्रताप ने मेरा घर उजाड़ा था। आज मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। हमारा उस ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। तब अचानक वातावरण में एक तेज रोशनी हुई। गांव के मंदिर की आरती का घंटा बजने लगा। कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। जैसे ही मंदिर की आवाज उन तक पहुंची, वो दोनों साये धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने रमेश और माधव को बेहोश पाया। उन्हें होश में लाया गया। जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाला सच बताया। लेकिन काका, हम तो गरीब हैं, हमने तो किसी पर जुल्म नहीं किया। उसकी रूह अब अंधी हो चुकी है। वो बस बदला लेना चाहता है हर उस इंसान से जो जिंदा है। रमेश और माधव उस खौफनाक रात से बच तो गए थे, लेकिन उनके जहन में गहरे घाव छप गए थे। गांव के बुजुर्ग की बात ने उनके मन में एक नया शक पैदा कर दिया था।
आखिर गजाधर काका ने उन्हें आधी कहानी क्यों सुनाई? उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोका क्यों नहीं? माधव, क्या तुमने गौर किया? उस रात जब हम गजाधर काका की दुकान से निकले तो उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ रमेश। और वो काला साया, उसने कहा था कि वो बदला लेना चाहता है, लेकिन गजाधर काका तो उस गांव के ही नहीं है। फिर उन्हें नेमसिंह के बारे में इतना सब कैसे पता? जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए दोनों ने तय किया कि वे सच का पता लगाकर रहेंगे। वे चुपके से गजाधर काका के घर की ओर निकल पड़े, जो गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुरानी कोठरी थी। काका दुकान पर थे। रमेश और माधव उनकी कोठरी के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है रमेश? यहां देखो। कोठरी की दीवार पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में 3 लोग थे। एक लंबा रौबदार आदमी, ठाकुर भानु प्रताप, एक सीधा सादा किसान नेम सिंह, और उनके बीच खड़ा एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में लठैतों वाली लाठी थी। माधव, इस लड़के की शक्ल देखो। ये तो जवान गजाधर काका हैं। तब पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई। देख लिया तुम लोगों ने, सच ज्यादा देर छिपता नहीं है। गजाधर काका दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, मैं वही हूं, ठाकुर भानु प्रताप का सबसे वफादार लठैत। उस काली रात जब ठाकुर ने नेमसिंह को मारने का हुक्म दिया था, तो पहली लाठी मैंने ही चलाई थी। तो आपने हमें उस रात मरने के लिए भेजा था? क्या आप अब भी ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 20 सालों से घुट घुट कर जी रहा हूं। मैंने ही नेमसिंह की फसल उजाड़ी थी, क्योंकि ठाकुर ने मुझे लालच दिया था। जब नेमसिंह मरा तो उसकी रूह ने मुझे श्राप दिया था कि मैं कभी चैन से मर नहीं पाऊंगा। मैं तब तक इस गांव की सरहद पर पहरा दूंगा जब तक मैं किसी निर्दोष की जान बचाकर अपना पाप नहीं धो लेता। पर उस रात तो हमारी जान मुश्किल में थी, आपने हमें क्यों नहीं बचाया? मैं तुम्हें बचाने ही आया था। वो काला कंबल वाला आदमी वो नेमसिंह नहीं था, वो मेरा ही गुनाह था जो साये बनकर तुम्हें डरा रहा था। उस रात उस बरगद के पेड़ के पास मैंने ही उस साये को रोका था। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। अचानक कोठरी के अंदर का तापमान गिर गया। दीवार पर टंगी तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर गई। गजाधर, समय आ गया है। 20 साल का इंतजार खत्म हुआ। मैं तैयार हूं नेमसिंह, इन मासूमों को छोड़ दो, मेरा लहू ले लो, पर मुझे इस पछतावे की आग से आजाद कर दो। देखते ही देखते कोठरी के बीचों बीच वही काला साया उभरा, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वो नेमसिंह ही था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तुमने आज सच बोलकर अपनी आत्मा को हल्का कर लिया गजाधर। पश्चाताप ही सबसे बड़ा दंड है। अब चलो मेरे साथ। रमेश और माधव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कोठरी खाली थी। गजाधर काका गायब थे। सब खत्म हो गया रमेश, काका चले गए। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया। गजाधर काका की दुकान लावारिस पड़ी थी। लोग कहने लगे कि काका कहीं चले गए, लेकिन रमेश और माधव जानते थे कि उन्हें उनकी मंजिल मिल गई है। तिमिरपुर में अब भी कोहरा छाता है, लेकिन अब उस कोहरे में कोई डरावनी आवाज नहीं आती। लोग कहते हैं कि अब उस रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है। शायद गजाधर काका अब भी अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, अब डराकर नहीं बल्कि राह दिखाकर। तो दोस्तों, ये थी कत्लगाही की पूरी कहानी। याद रखिए, इंसान मर जाता है
मगर उसके कर्म साये बनकर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते।